हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वो वीडियो है जिसमें हम लोग एसी परिपथ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एलसीआर परिपथ। इसके लिए मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाया था जिसकी लास्ट स्लाइड आपके सामने है कि आर परिपथ में आई और वी साथ साथ होते हैं, एल परिपथ में आई वी से 90 डिग्री पीछे होता है और सी परिपथ में आई वी से π/2 अर्थात 90 डिग्री आगे होता है। इस चीज को यूज करके हम इस वीडियो में एलसीआर परिपथ को समझने वाले हैं। बाकी प्रतिबाधा तीनों की याद रखना, इसकी प्रतिबाधा आर है, इसकी एल ओमेगा है और इसकी 1/c ओमेगा है। ठीक है, तो इसको बेस मानते हुए मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, एलसीआर परिपथ। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को मक्खन कर लिया, चैप्टर हो गया समझो। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं श्रेणी एलसीआर परिपथ। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एकदम मक्खन करके पढ़ाएंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो। परंतु स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तो ही क्लियर होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहने की गुंजाइश होती है इस टॉपिक के अंदर। इसलिए पूरे पैटर्न में, सीक्वेंस में जैसे मैं समझाऊं, समझते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है। श्रेणी एलसीआर परिपथ का मतलब हो गया सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब है एल प्रेरक लगा हुआ होगा, या जिस सीक्वेंस में अपन ने पढ़ा है उसी में करते हैं। तीन लोग हैं, एक आर है, एक एल है, एक सी है। तो प्रतिरोध, उसके बाद एक प्रेरक और फिर एक संधारित्र, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे श्रेणी क्रम में, और इनके साथ अपन जोड़ देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V, जिसका मान होगा Vm sin ओमेगा टी। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसा मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मक्खन करने के लिए। श्रेणी एलसीआर परिपथ अर्थात श्रेणी क्रम में एल, सी और आर को जोड़ दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, आप कैसे भी लगा सकते हो, बस एक के बाद एक के बाद एक लगाना है। ओके, अब एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली बात, श्रेणी परिपथ में जो श्रेणी क्रम में होता है उसमें धारा एक समान होती है। मतलब ये जो धारा उत्पन्न करने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा को ही उत्पन्न करेगा। पर जो भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने वाली है वो इसमें से भी उतनी जाएगी, इसमें से भी उतनी जाएगी, इसमें से भी उतनी जाएगी। क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो एक बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो बात यह है कि यहां पर जो धारा है, यहां पर जो धारा है उसका जो मान है वो तीनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मान लेते हैं वो धारा आई है, ठीक है, तो इसमें से भी धारा आई जाएगी, इसमें से भी धारा आई जाएगी, इसमें से भी धारा आई जाएगी। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो Vm है, ये Vm यहां जो वोल्टता है, ये वोल्टता तीन हिस्सों में बटेगी। ये वोल्टता इसके पास भी जाएगी, ये वोल्टता इसके पास भी जाएगी, ये वोल्टता इसके पास भी जाएगी। तो ये जो वोल्टता है, ये जो वोल्टेज है, ये तीन हिस्सों में बटने वाली है। पॉइंट नंबर 1, यहां जितनी भी वोल्टता जाने वाली है उसको बोल देते हैं VR, यहां जितनी भी जाने वाली है उसको बोल देते हैं VL, और यहां जितनी भी जाने वाली है उसको बोल देते हैं VC। बट एक बात याद रखिएगा कि तीनों वोल्टताएं जो हैं VR, VL, VC, वो कहां से निकल करके आ रही हैं, इसमें से निकल के आ रही हैं। तो V बराबर Vm sin ओमेगा टी जो है ये तीन हिस्सों में बंटने वाला है, एक तो VR R के ऊपर, एक VL L के ऊपर और एक VC C के ऊपर। अब और दिमाग लगाना शुरू करते हैं, एक एक करके सारी परतें खोलूंगा मैं आपके सामने। पहली परत मैंने ये खोल दी कि इन तीनों के अंदर धाराएं सेम होंगी क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रत्यावर्ती धारा होगी। दूसरी बात, ये तीन हिस्सों में बटेगा, वोल्टता श्रेणी क्रम में अलग अलग होती है, धारा सेम होती है। थर्ड चैप्टर याद होगा आपको। तो यहां की वोल्टता VR मान लो, यहां की वोल्टता VL मान लो, यहां की वोल्टता VC मान लो। अब आपको अच्छे से पता है, पिछले 2-3 लेक्चर से मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि VR मतलब जब AC प्रतिरोध के साथ में लगाई जाती है तो जो VR है वो I साथ साथ होते हैं।
हम साथ साथ है का गाना गाते हैं। दूसरा, जब अपन इंडक्टर के लिए बात करते हैं अर्थात प्रेरक के लिए बात करते हैं तो आपको पता है कि VL जो है वो I से π/2 आगे होता है। आप जाकर के चेक कर लेना, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तीसरा, VC जो है वो I से π/2 पीछे होता है। अब इसको किसी भी अल्फाज में कहो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि I VL से π/2 पीछे, या फिर ऐसे बोल लो कि VL I से π/2 आगे। इसमें ऐसे बोल लो कि VC I से π/2 पीछे, या फिर ये बोल लो कि I VC से π/2 आगे। क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं और ये तीनों बातें समरी के तौर पे मैंने याद करवाई थी। अगर वो याद है तो टॉपिक एकदम खल्लास होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, जो आपका VR है वो धारा के साथ साथ होगा, हम साथ साथ हैं तो ये VR जो है वो धारा के साथ साथ होगा। ऐसे VL जो है वो धारा से π/2 आगे होता है, तो यहां जो वोल्टेज VL है वो धारा से π/2 आगे होगा 90 डिग्री पर। VC I से π/2 पीछे होता है, तो ये आपका I है, तो इससे π/2 पीछे होने वाला है आपका VC π/2। बात समझ में आई? अगर सारे वीडियो सीक्वेंस में देखते हुए चल रहे हो तो ये बात एकदम से मक्खन हो गई होगी कि I और R साथ साथ होंगे। दूसरी बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि अगर अपन प्रेरक की बात करते हैं तो प्रेरक में धारा पीछे होती है और वोल्टेज आगे होता है, तो धारा ये रही, उससे आगे है π/2 वोल्टेज। या ऐसे बोल दो कि VL अर्थात वोल्टता से I जो है वो π/2 पीछे है। VC में आपको पता है कि I जो है वो VC से π/2 आगे होगी, मतलब आपके संधारित्र के केस में धारा जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे होती है, तो ये आपका वोल्टेज है, इससे π/2 आगे है धारा। या ऐसे बोल दो कि वोल्टेज धारा से π/2 पीछे है, एक ही बात है। ओके, अब अपन इसका बनाएंगे सीधा फेजर डायग्राम, कला आरेख, फेजर आरेख बनाएंगे, उससे ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बात को समझना, ये VR प्लस ये VL प्लस ये VC, ये मिलकर के बन जाएंगे VM। बस एक बात ध्यान रखना, आपको कला सहित रखना पड़ेगा, जिसकी जो कला है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और ये जो हल है ये मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं फेजर आरेख की सहायता से। शुरू करते हैं, मक्खन लगेगा, देखना। ये मैं मान लेता हूं धारा की दिशा है, ये धारा का फेजर है, धारा का कला है ये। तो जिस तरफ धारा है उसी तरफ VR है, तो अगर इस तरफ धारा है तो इसी तरफ कौन देखने को मिलेगा? VR देखने को मिलेगा। बोलो मक्खन हुआ? अगर मैंने इसको धारा मान लिया है, डरते थोड़ी अपन, मान लो मैंने इसको धारा मान लिया है, तो अगर ये धारा है, अगर ये धारा है तो इसी तरफ VR होगा। अगर इसको धारा माना है तो इससे π/2 आगे VL होगा, मतलब इससे 90 डिग्री आगे यहां पर VL होगा, ऐसे। और इससे 90 डिग्री पीछे VC होगा। ये मान लो VC है। इसी को मैंने सक्सेसफुली, यहां जो भी ज्ञान था उसी ज्ञान को इसमें बदला है। समझ में आई सारी बात? पहली पॉइंट ये है कि धारा की दिशा में VR होता है, पता है हमको, पढ़ चुके हैं। धारा से π/2 आगे VL होता है, धारा से π/2 पीछे VC होता है। अब एक और बात, यहां पे अपन मान लेते हैं कि VL ज्यादा है VC से। अब एक बात बताओ, अपन सभी लोग समझदार हैं बहुत ज्यादा, और आप जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, मान लो नीचे लग रहा है 2 न्यूटन, तो आप सभी बोल सकते हो कि ये 10 में से ये 2 कट जाएगा और इसका परिणामी ऊपर की तरफ आएगा 8 न्यूटन, जिसका मतलब हुआ 10 - 2। तो अगर दो वेक्टर होते हैं, दो सदिश होते हैं, एक सदिश ऊपर की तरफ है 10 न्यूटन, दूसरा नीचे की तरफ है 2 न्यूटन, तो ऊपर वाला जीतेगा और ऊपर बचेगा 8 न्यूटन अर्थात 10 - 2। बिल्कुल वैसे ही यहां पे ऊपर की तरफ है VL, नीचे की तरफ है VC। अगर मैंने माना कि VL बड़ा है VC से, तो अगर ये बड़ा है इससे, तो रिजल्टेंट अर्थात परिणामी ऊपर की तरफ आएगा, परिणामी ऊपर की तरफ आएगा और कितना आएगा?
10 माइनस 2 8, ऐसे VL माइनस VC इतना बचेगा और ऊपर की तरफ बचेगा। तो इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि I अपनी जगह पर ऐसे का ऐसा है, I मतलब VR बोल सकते हो एक तरह से आप, उसी दिशा में I है। और अब ऊपर की तरफ कितना बचा है? ऊपर की तरफ बचा है VL माइनस VC, तो ये हो गया VL माइनस VC। आ गई बात समझ में? सबको मक्खन हो गया? क्लियर हुआ सबको? एंजॉय कर रहे हो ना पढ़ाई को? स्टेप बाय स्टेप की गई पढ़ाई में हमेशा लॉजिक क्लियर होते हैं। अगर एसी वाले चैप्टर को मेरे साथ स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के स्टूडेंट हो, सबको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक ही बहुत बड़ी खास बात है कि जिस दिशा में आई उसी दिशा में VR, उससे आगे VL, उससे पीछे VC। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे सारी बातें काम कर रही है। I और VR साथ साथ है, VL I से π/2 आगे है और VC I से π/2 पीछे है। ये देख लो, VC I से π/2 पीछे है। फिर अगर ये बड़ा है तो ऊपर की तरफ परिणामी आएगा VL माइनस VC के बराबर। इन केस अगर ये बड़ा होता तो नीचे की तरफ आता VC माइनस VL। गॉट इट? अब आपने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन, कि किस तरह सदिश का योग किया जाता है। अगर आप इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना पाते हैं तो उसका ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण आपको देता है परिणामी। ये विकर्ण किसका परिणामी होगा? एक तो इसका और एक इसका। इनका सबका परिणामी जो है वो कौन है? VM है। कला सहित अपन ने ऐड किया है, सबके फेज लेकर के ऐड किया है। कला सहित का मतलब क्या होता है? सबका फेजर डायग्राम बना के सदिश योग करो। तो सबका प्रॉपर्ली सदिश योग किया है तो वो किसके बराबर आता है? VM के। तो ये लाल वाला जो है ये इसका और इसका परिणामी है, ये भाई साहब इसके और इसके परिणामी है। अर्थात पहले अपन ने इन दोनों के परिणामी को निकाल लिया, फिर इसका और इसका परिणामी आप निकाल रहे हो, मतलब तीनों का परिणामी निकाल चुके हो और इन तीनों का परिणामी ये है, मतलब ये हो गया VM। और मान लो ये कोण क्या है? फाई है। तो हर बार अपन क्या करते थे? हर बार अपन धारा के मध्य और वोल्टेज के मध्य क्या निकालते थे? धारा के मध्य और वोल्टेज के मध्य निकालते थे कलांतर। कैसे? फॉर्मूले से। इस बार कलांतर निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, कलांतर सीधा सीधा ये फाई है। क्योंकि आप एक बात को देखो तो आप समझ में आएगा आपके कि I क्या है? परिपथ की धारा। और VM क्या है? VM है आपका ये जो वोल्टेज आपने इसको दिया है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण है ये होगा कलांतर। यही कोण अलग अलग होता है, यही कोण 0 होता है इस केस में, यही कोण π/2 होता है इस केस में, यही कोण π/2 होता है इस केस में। अलग अलग तीनों के अंदर अपन ने पढ़ रखा था कि कोण कितना होता है। इसमें पथांतर इसमें कलांतर 0 होता है तो फाई का मान 0 है। इसमें कलांतर π/2 होता है, इसमें भी कलांतर π/2 होता है। बस समझना पड़ता है कौन आगे कौन पीछे है। इस बार जब इन तीनों को साथ में लगाया है तो इन तीनों का परिणामी ये आ रहा है, तो ये परिणामी धारा के साथ में जो कोण बना रहा है वो कलांतर कहलाएगा इस पूरे श्रेणी LCR परिपथ के लिए। और सारा का सारा सॉल्यूशन, सारा का सारा हल अपन किससे कर रहे हैं? सारा का सारा हल अपन कर रहे हैं इससे। समझ गए? आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान से देखो तो अपन एक बहुत खास काम कर सकते हैं। ट्राइंगल लेते हैं ABC। ABC में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सही है? AB का स्क्वायर मतलब VM का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, या फिर आप चाहो तो वेक्टर सदिश योग लगा दो, जैसे भी समझना चाहो। बट एक बात समझना कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो VM स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC क्या है? VR का स्क्वायर प्लस ये चीज BC किसके बराबर है? अगर इसको D बोले तो BC बराबर है DA के, तो वो हो गया आपका VL माइनस BC का होल स्क्वायर। कैसे भी समझना चाहो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। AB का स्क्वायर होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB कितना है आपका? VM है। BC कितना है आपका? BC आपका AD के बराबर है और AD कितना है आपका? VL माइनस BC है। आ गई ये चीज। बताओ जी भाई साहब, आई को समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद में डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए एक बार वापस समझाते हैं। शुरुआत कहां से होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर में सबसे पहले आपको आर परिपथ पढ़ाया गया,
फिर आपको L परिपथ पढ़ाया गया, फिर आपको C परिपथ पढ़ाया गया। R परिपथ में आपने देखा कि I और V साथ साथ होते हैं, I और V साथ साथ होते हैं। फिर इसमें आपने देखा कि I जो है वो V से पीछे होता है π/2, इसमें आपने देखा कि I V से आगे होता है π/2। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, यहां पे अपन बोल सकते हैं ओम का नियम लगाएं अगर इतने हिस्से के लिए, तो V इज इक्वल टू आई आर लगेगा। फ्रेम में कट तो नहीं रहा ना, गुड। V इज इक्वल टू आई आर लगेगा। यहाँ पे V कौन है, वी आर, I कौन है, I, और R कौन है, R। यहाँ पे देखा जाए तो V इज इक्वल टू आई आर में V कौन है, VL, I कौन है, I, और R की जगह यहाँ पे प्रतिबाधा क्या होती है, XL होती है। और ये XL का मान बता चुका हूं कितना आता है, L ओमेगा। ऐसे यहां लगाओगे तो VC बराबर क्या आएगा, I इंटू XC, और XC कितना होता है, 1/C ओमेगा। तो इन तीनों के लिए अलग अलग ओम का नियम लगाएं तो इस तरह से लगेगा। आगे समझो, हमें अच्छी तरह से पता है कि R के साथ में ही जहां R का वोल्टेज होता है वहां धारा और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, तो जिस तरफ धारा उसी तरफ वोल्टेज R का। हमें पता है L में L जो है वो I से π/2 आगे होता है, तो इस I से π/2 आगे, यही I इसके लिए काम आएगी, यही I इसके लिए काम आएगा, यही I इसके लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और श्रेणी क्रम के अंदर धारा जो है वो बराबर होती है, सेम होती है। कूल। आगे, हाँ जी, तो VL आगे पीछे होगा। अब ये सेट हो गया आपका। इसके बाद में आपको पता चला कि VL ज्यादा है VC से, तो ऊपर की तरफ बचेगा VL माइनस VC। अगर ऐसा हुआ तो फिर अब दो लोगों को सॉल्व करना है, VL माइनस VC और VR को। यहां पे अपन सदिश योग का नियम लगा करके इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे तो विकर्ण बताएगा परिणामी को, और ये परिणामी किसका है, इन तीनों का है। इन तीनों का परिणामी मतलब VM। अब क्या निकल करके आ गया, निकल करके आ गया VM बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस बात को अच्छे से आपको याद करना है। यहां तक का फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां से समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। VM क्या है, VM क्या है, VM पूरे LCR परिपथ में जो वोल्टता है उसका परिणामी है। तो अगर VM के हिसाब से अपन ओम का नियम लगाएं तो VM के हिसाब से ओम का नियम लगेगा तो धारा आएगी परिपथ की, ठीक है, शिखर मान ले लेंगे अपन, जो भी शिखर मान आ रहा होगा। धारा आएगी परिपथ की, गुणा होगा परिपथ की प्रतिबाधा से। तो यहां पे ना तो R की प्रतिबाधा आएगी, यहां पे ना तो L की प्रतिबाधा आएगी, ना यहां पे C की प्रतिबाधा आएगी। तीनों को मिलाकर के जो प्रतिबाधा बन रही होगी वो आपको देखने को मिलेगी यहां पर। क्यों? क्योंकि VR, VL, VC, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब, इन तीनों की वोल्टता को जोड़ करके परिपथ की जो वोल्टता है वो निकल के आई है इनके सदिश योग के बाद में। तो जब इसको अपन ओम के नियम के हिसाब से IR लिखेंगे तो यहां पे I की जगह तो आ जाएगा IM, क्योंकि VM चल रहा है, गुणा यहां पे आएगा परिपथ की प्रतिबाधा जिसको Z बोल देते हैं, और Z है LCR परिपथ की परिबाधा बराबर, और स्क्वायर चल रहा है इसमें कोई शक नहीं है, बराबर VR। VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, IM इंटू आर होल स्क्वायर, प्लस VL को क्या लिख सकते हैं, IM इंटू XL, क्योंकि IM चल रहा है IM इंटू XL, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, IM इंटू XC, IM इंटू XC का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। यहां से यहां तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। डर लगता है भैया क्योंकि टॉपिक जो है ना थोड़ा सेंसिटिव है। मजा तब आएगा जब लिख लिख के याद करोगे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। देखो भैया, यहां तक तो मक्खन हो ही गया था, यहां मक्खन कर दिया, इस मक्खन से ये मक्खन हो गया कि भैया VM का स्क्वायर बराबर होगा दिस गाय प्लस दिस गाय, हो गया। इसके बाद में ये क्या किया है, ये VM पूरे परिपथ का परिणामी वोल्टता है। परिणामी वोल्टता के लिए ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर IR, परिणामी धारा परिणामी, तो परिणामी वोल्टता बराबर धारा तो सब में सेम है, टेंशन नहीं है। यहां पे आएगा परिमाणी प्रतिबाधा ओम के नियम के हिसाब से। पूरे LCR परिपथ की जो परिणामी प्रतिबाधा है मान लो वो Z है। इन भाई साहब के लिए लिखोगे अकेले R के हिसाब से R ही होता है, पढ़ चुके हैं। इसके हिसाब से लिखोगे XL होता है, पढ़ चुके हैं। इसके हिसाब से लिखोगे XC होता है, पढ़ चुके हैं। नो टेंशन, आगे बढ़ते हैं। IM का स्क्वायर यहां भी आ रहा है, IM का स्क्वायर यहां भी आ रहा है, यहां पे IM कॉमन निकालोगे स्क्वायर होगा, IM का स्क्वायर यहां भी आ रहा है, तो यहां से IM स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से IM स्क्वायर कॉमन आ गया,
यहां से आई एम कॉमन निकल के उसका स्क्वायर कॉमन आ गया, कटा कटा कटा, तो आई एम खलास, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये हो गई परिबाधा किसकी, परिबाधा किसकी, एलसीआर परिपथ की। और एलसीआर परिपथ की परिबाधा हो गई जेड, जैसे यहां पे एक्सआर आर था, जैसे यहां पे एक्सएल एल ओमेगा होता है, लास्ट वीडियो याद करो, यहां पे एक्सी क्या होता है 1/c ओमेगा, वैसे यहां पे जो आपके इस परिपथ का, इस पूरे का, इन तीनों का मिला करके जो परिबाधा है, जो प्रतिबाधा है, वो कितनी है, जेड है। इसको प्रतिबाधा कहते हैं, मैं गलती से परिबाधा परिबाधा कर रहा हूं काफी देर से, प्रतिबाधा, ठीक है, बुरा मत मानना, प्रतिबाधा है, ओके, मतलब एक तरह से प्रतिरोध, बताया था ना मैंने कि प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं यहां पे, समझ गए दोस्तों, क्लियर हो गया एकदम। तो ये आपका एलसीआर परिपथ की क्या आ गई, प्रतिबाधा आ गई। अब कलांतर कैसे निकाला जाए, कलांतर क्या होता है, कलांतर होता है धारा और जो आपका परिपथ है उसकी वोल्टता जो है उसके मध्य जो कोण होता है, यहां पे अकेला आर में ये कोण शून्य होता है, वीएल और आई के केस में π/2 होता है, वीसी और आई के केस में π/2 होता है। इस केस में कितना है, जब तीनों साथ में है तो तीनों के साथ में होने से इन तीनों का परिणामी वीएम है, इन तीनों में बहने वाली धारा आई है, तो आई और वीएम के बीच में जो कोण है फाई, ये क्या है, कलांतर। इसका मान ये अलग से निकाल लेते हैं, टेन फाई, टेन फाई क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया बीसी, कर्ण हो गया एसी। खिचड़ी पकड़ी है ना, ध्यान से लिखते रहना आप लोग, है ना, अपनी कॉपी में ध्यान से लिखना बस। तो कितना आएगा बीसी, बीसी बराबर है एडी के, एडी बराबर है वीएल माइनस वीसी के, डिवाइड बाय एसी कितना होगा, वीआर के बराबर। फर्जी है ना यार, कर लोगे ना, घबराहट होती है उनको पढ़ाते वक्त कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए मैसेज कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, 1 मिनट लगता है कि मैसेज कर दो, मुझे अच्छा लगता है फिर कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो रही है। ओके, तो ये निकालना जरूरी है ना, यहाँ तो अपन ने पहले अलग तरीके से निकाला था, यहाँ पे सब कुछ अपन किससे कर रहे हैं, फेजर आरेख से, तो ये निकालना बहुत जरूरी है, निकाल लेते हैं। वीएल को क्या लिख सकते हो, वही आई एम इंटू एक्सएल, वीसी को क्या लिख सकते हो, आई एम इंटू एक्सी, और वीआर को क्या लिख सकते हो, आई एम इंटू आर, ये रहा, खट खट खट, आई एम ऊपर कॉमन निकलेगा, यहां से आई एम नीचे है कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, यहां लिख रहा हूं, टेन फाई बचेगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, बहुत बड़ी खिचड़ी पकने वाली है। यहां से फाई कितना आ रहा है, टेन इनवर्स, टेन को उधर भेज दो, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो कोई आपसे पूछेगा कि इस परिपथ के अंदर कलांतर कितना है धारा के मध्य जो इसमें से बह रही है और वोल्टेज के मध्य, तो कलांतर का सूत्र आ गया टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। और आपसे कोई पूछेगा इसकी प्रतिबाधा कितनी है, तो वो हो गई आपकी जेड। बोलो क्लियर हो गया अच्छे से सबको, मक्खन हुआ एकदम। चलो आगे देखो, इसको मिटा करके थोड़ी भसड़ और मचाते हैं। ओम का नियम लगाते हैं इस परिपथ के लिए, एलसीआर के लिए। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है Vm, I कितना है Im, R की जगह क्या होगा Z, बताया था मैंने आपको। एलसीआर परिपथ के लगाओ, इसके अकेले की लगा रहे हो तो V बराबर I इंटू आर, इसके लगा रहे हो V बराबर I इंटू एक्सएल, इसके लगा रहे हो V बराबर I इंटू एक्सी, पूरे के लगाओगे V बराबर I इंटू पूरे का Z, तो Vm बराबर Im इंटू Z। Im कितना आएगा यहां से, Vm बटा में Z, Z का मान ये रहा। इससे अगर आप Im को लिखोगे, Im का सूत्र क्या बन रहा है, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखते रहना ना, Vm अपॉन में Z, Z पूरा ये रहा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आपके सामने बन रहा है Im। सब कुछ निकल गया, और ये सब कुछ अपने किसकी सहायता से सॉल्व किया, फेजर आरेख की सहायता से। और फेजर आरेख को समझने के लिए पुरानी काफी सारी चीजों को पढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आया मजा, कोई दिक्कत हो वीडियो को वापस से पीछे आके देख लेना, और भी दिक्कत आ रही हो तो वापस से एसी के पुराने वीडियोस देख लेना, क्योंकि अगर सीक्वेंस में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
ये समझ नहीं सकता बच्चा, बट हाँ थोड़ी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, तो सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है। अब इसको मिटा दूंगा मैं और आगे बात करेंगे इसके बारे में, और यहां से आपको पढ़ाएंगे अनुनाद, और फिर इस चैप्टर को अपन कर देंगे ख से खत्म। फटाफट से फोटो खींच लो, फिर एक बार मैं आपको वापस समझाऊंगा 1 मिनट के लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बेहद सिंपल था। इस टॉपिक में बस एक ही बात थी कि आपको एलसीआर परिपथ को अगर साथ में जोड़ते हो तो आपको पुरानी बातें याद होनी चाहिए कि अगर धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में वीआर होता है, उसके आगे वीएल होता है और उससे पीछे वीसी होता है। फिर इन तीनों को फेजर आरेख में बदला अपन ने, फिर फेजर आरेख में इन तीनों का परिणामी हो गया आपके इस पूरे सर्किट का वोल्टता जो दी गई थी वीएम के बराबर। फिर यहां से अपने लगा करके एक रिलेशन निकाला, फिर हर किसी पे ओम का नियम लगाया, तो ये पूरे परिपथ का वोल्टेज है। तो आई एम परिपथ की धारा है, आई एम इंटू पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, और इसका आईएम इसका आईएम इसका आईएम इसका आईएम सेम क्यों है? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? सेम रहती है, जितनी इसमें उतनी इसमें उतनी इसमें, इसलिए यहां भी आईएम, यहां भी आईएम, यहां भी आईएम, यहां भी आईएम। परंतु वो आईएम जब यहां गया तो इसका प्रतिबाधा कितनी थी? आर के बराबर। वही आईएम जब यहां गया इसकी प्रतिबाधा कितनी थी? एक्सएल। वो जब यहां गया इसकी कितनी थी? एक्सी। यहां से जेड निकल गया। फिर आपसे कोई पूछे कि परिपथ की परिणामी वोल्टता और धारा के मध्य कालांतर कितना है, तो वो एंगल फाई है, उसको आप यहां से निकाल सकते हो, वो भी अपन ने किया। फिर धारा को कैसे लिख सकते हैं? वोल्टता डिवाइड बाय प्रतिबाधा। वोल्टता कितनी है पूरे सर्किट की? वीएम, क्योंकि शिखर मान की बात हो रही है, यहां शिखर मान तो यहां भी शिखर मान, डिवाइड बाय जेड। जेड क्या है? प्रतिबाधा किसकी? एलसीआर की, तो यहां से निकल गई है, इस मान को यहां पे रख दिया। अब ये सीखेंगे कि धारा के अधिकतम मान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र ये रहा, शिखर मान जो है उसका अधिक से अधिक मान आए उसके लिए क्या कंडीशन है, और वो कहलाएगा अनुनाद, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कवर करते हैं, यहां तक फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब देखिए आईएम का सूत्र जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वीएम बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। अब आप बात को समझिए, आप ये चाहते हो कि ये आईएम जो है वो अधिकतम हो जाए। आईएम एक अनुपात है, जैसे मान लो कोई भी अनुपात हो, सी बराबर ए बटा बी है, मैक्स की बात है। अगर आप चाहते हो ये अधिकतम हो तो ये वाले भाई साहब न्यूनतम होने चाहिए। ये एक फैक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 10/2, 10/3, 10/5, ए सब में फिक्स है, 10 10 10। बी की बात करते हैं, यहां बी सबसे ज्यादा है, हल करो, मान आ रहा है 2। इससे कम बी है, मान आएगा 3.3, जो इससे ज्यादा है। ये सबसे कम है, मान आएगा 5। तो आपका जो सी है वो सबसे अधिकतम तब आता है जब ये वाले भाई साहब सबसे न्यूनतम होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये आईएम अधिकतम तब आएगा जब ये चीज जो है वो न्यूनतम होगी। अब इसमें एक बात को समझना पड़ेगा कि इसको न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। आर स्क्वायर का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहां देखते हैं एक्सएल माइनस एक्सी। अगर आपका एक्सएल बढ़ा हुआ एक्सी से तो मान आएगा प्लस में। एग्जाम्पल करके देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। एक्सएल माइनस एक्सी की बात कर रहा हूं मैं। मान लो ये बड़ा है, ये 10 है, ये 5 है, इतना आ रहा है 5 का स्क्वायर 25। दूसरा ये मान लो कि ये छोटा है ये बड़ा है, 5 माइनस 10 ऐसे, तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस के 5 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो वापस से प्लस हो जाएगा, आंसर वही आ रहा है 25। तो एक बात याद रखना, चाहे एक्सेल बड़ा हो एक्सी से, चाहे एक्सेल छोटा हो एक्सी से, स्क्वायर होने के कारण आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और वो जब आर में जुड़ेगा तो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, जबकि हम क्या चाहते हैं? कम हो। एक कंडीशन है कि अगर आपका एक्सेल बराबर हो जाए एक्सी से, तो एक्सेल बराबर हो जाए एक्सी से, दोनों माइनस होके 0 हो जाएंगे, और ये वाली पूरी टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी,
और इसके साफ होते ही केवल आर स्क्वायर बचेगा जो नीचे वाले में सबसे न्यूनतम होगा। वापस से, कोई जल्दी नहीं है। किसी भी रेशियो के अंदर जब ये अंश और हर कहते हैं इसको, हर अगर न्यूनतम होगा तो आपका जो रेशियो है वो अधिकतम आएगा। जितना हर को कम करते जाओगे उतना रेशियो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहां पे अपन चाहते हैं कि आईएम का मान अधिकतम आए, उसके लिए ये जो चीज है जो इसका हर है वो न्यूनतम होना चाहिए। हमने सोचा कि एक्सी अगर एक्सएल से, हमने सोचा कि अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा हो तो क्या होगा, और एक्सएल अगर एक्सी छोटा हो तो क्या होगा। दोनों एग्जांपल लिए, इसको बड़ा रखा, इसको छोटा रखा, आंसर प्लस में आया। इसको छोटा रखा, इसको बड़ा रखा, तो भी आंसर प्लस में आया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर ये भाई साहब इससे बड़े हों तो भी वैल्यू बढ़ेगी, प्लस में आकर के ऐड होगा। ये भाई साहब इससे छोटे हों तो भी स्क्वायर के कारण वैल्यू प्लस में आएगी और ये इसमें ऐड ही होगा। मतलब एक्सएल एक्सी का बड़ा होना एक दूसरे से या छोटा होना से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस स्क्वायर के कारण हमेशा इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये अपने आप कम होगा। अपन को इसको क्या करना है, न्यूनतम। तो तीसरा रास्ता होता है, तीसरा रास्ता होता है कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। तीन ही ऑप्शन है, या तो आपका एक्सएल एक्सी से छोटा होगा, या आपका एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, या बराबर होगा। बड़े वाले में भी एक ही बात आ रही है, छोटे वाले में भी एक ही बात आ रही है, बट अगर बराबर हो जाए तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, और उसके जीरो आते ही ये पूरी चीज में ये चीज हट जाएगी और केवल बचेगा आर स्क्वायर, जो इसका न्यूनतम मान है, जो इसका अधिकतम मान देगा इस लॉजिक के हिसाब से। चमक गया सबको? तो हम लोग फिर ये कंडीशन लगा देते हैं कि यदि एक्सएल बराबर होगा एक्सी के तो आपको ये वाली टर्म न्यूनतम देखने को मिलेगी। और ये वाली टर्म एक्चुअल में है क्या, जेड है ना। तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ तो जेड कितना होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये चीज कितनी आ जाएगी, जीरो, शून्य। तो जेड कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जीरो का अंडर रूट, मतलब आर स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब केवल आर। और जब ये चीज यहां रखी जाएगी तो आई एम कितना आ जाएगा, वी एम बटा आर, जो इस आई एम का क्या है, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान आने की कंडीशन क्या हो गई, अधिकतम मान आने की शर्त क्या हो गई, वो शर्त हो गई कि एक्सी बराबर होना चाहिए एक्सएल के। ये शर्त है अधिकतम मान के लिए, और इस शर्त को आपको याद रखना है कि आई एम के मान को अधिकतम करना है, मैक्सिमम। तो आपका एक्सएल किसके बराबर होना चाहिए, एक्सी के, तब जाकर के वो टर्म हट करके जीरो हो जाएगी और आपके आई एम का अधिकतम मान आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अधिकतम कितना, वी एम बटा आर। चलो अब आगे समझो, एक्सएल के एक्सी के बराबर होने का मतलब क्या है, देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या चीज होगी, एक्सएल कितना होता है, एल ओमेगा, लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। तो एल ओमेगा बराबर हो जाएगा किसके, एक्सी के। एक्सी कितना होता है, 1/c ओमेगा। ओमेगा इधर ले आओ, एल को उधर भेज दो, तो ओमेगा इधर आके हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एल उधर जाके हो जाएगा 1/LC। तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 1/√LC। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यदि ओमेगा होगा 1/√LC, मतलब जो भी आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा रहे हो उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में अगर ओमेगा का मान 1/√LC होगा तो आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। यदि आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो आपका जेड न्यूनतम होगा, न्यूनतम प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, जेड न्यूनतम होगा तो आई अधिकतम होगा, और अधिकतम मान निकल के आएगा वीएम बटा आर। और इसको अपन कहते हैं अनुनाद, और इसको कहते हैं अनुनादी आवर्ती। आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के। मैंने पढ़ा रखा है आपको, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ये कोणीय आवर्ती है, ये आवर्ती होती है। तो 2πf बराबर कितना आ रहा है, 1/√LC, 1/√LC। तो f कितना आएगा, 1/2π√LC। ये देखिए, सही है। ये अनुनादी आवर्ती के लिए कंडीशन आ गई, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर ग्राफ बनाया जाए आवर्ती के मध्य और धारा के मध्य तो वो ग्राफ ऐसा आता है, और धारा का जो ये अधिकतम मान आपको देखने को मिल रहा है वीएम बटा आर, ये अधिकतम मान कितना है,
Vm बटा आर, ये आपको कब देखने को मिलता है, जब आपकी आवर्ती f बराबर होती है इसके, मतलब 1/2π√LC के। तो अनुनादी आवर्ती उसको कहते हैं, उस आवर्ती को कहते हैं जिस आवर्ती के ऊपर आपका ओमेगा का मान 1/√LC होता है, उस आवर्ती के ऊपर आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो उस आवर्ती के ऊपर आपकी प्रतिबाधा एलसीआर परिपथ की न्यूनतम होती है। उस आवर्ती के ऊपर अगर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हुई तो धारा का मान अधिकतम आएगा। यही अनुनाद है। ग्राफ बनाया जाए तो धारा और आवर्ती के मध्य ग्राफ इस तरह का आता है, और इसमें अधिकतम मान जो कितना है Vm बटा आर, वो तब देखने को मिलता है जब आवर्ती कितनी हो 1/2π√LC, और इसको कहा जाता है एलसीआर परिपथ में अनुनाद, रेजोनेंस। तो कोई आपसे पूछे एलसीआर परिपथ में रेजोनेंस का क्या मतलब है, तो एलसीआर परिपथ में रेजोनेंस का मतलब होता है वो स्थिति जब धारा का मान अधिकतम होता है, जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। धारा अधिकतम, प्रतिबाधा न्यूनतम, वो स्थिति जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, वो स्थिति जब ओमेगा 1/√LC होता है, वो स्थिति जब f 1/2π√LC होता है। दैट्स इट, ये था आपके सामने अनुनाद। तो दोस्तों ये श्रेणी एलसीआर परिपथ को अपन ने खल्लास कर दिया, खात्मा, खत्म, ख से खत्म। तो एलसीआर परिपथ को ख से खत्म कर दिया। बस आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलना था इस पूरे टॉपिक के अंदर, ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए मक्खन हो सके। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में 2 मिनट का समय निकाल करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसको पढ़ करके मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के टॉपिक्स को और चैप्टर्स को करवाने के लिए। ओके, तो ये वीडियो अगर पसंद आया लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, एप्लीकेशन का लिंक आएगा, जाकर के नोट्स को परचेज करना। उसमें प्रॉपर ढंग से कलर नोट्स हैं कि किस तरह से एग्जाम में आए तो लिखना है। समझ आपने यहाँ से लिया है, नोट्स आपने वहां से परचेज कर लिए, टेस्ट सीरीज आपने वहां से परचेज कर ली, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आके रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे एक एक वीडियो को प्रॉपर्ली देखना। यू विल एंजॉय दैट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाना फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।